हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी चल रही है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की सीरीज़। हमने इसमें ऑलरेडी एटीट्यूड से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। लिंक आपको पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। बेसिकली आज के इस लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी एटीट्यूड जब फॉर्म होता है या फिर एटीट्यूड जब चेंज होता है, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं। तो वही थ्योरीज जो है वो मैं आपको आज करवाऊंगी आज के इस लेक्चर में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब बिना किसी देरी के हम करते हैं स्टार्ट। थ्योरीज वन बाय वन करवाऊंगी। सारी की सारी थ्योरीज जो है वो मैं आज ही के लेक्चर में करवाऊंगी, तो एंड तक देखना, सारी इसी लेक्चर में कवर अप होंगी। चलिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो थ्योरीज आती हैं एटीट्यूड के अंदर, उसमें सबसे पहले जो थ्योरी है वो है कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी। कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी क्या बोलती है ना कि हमें ना कंसिस्टेंसी चाहिए होती है अपने बिहेवियर में, अपने एटीट्यूड में। हम क्या सोच रहे हैं, हमारा क्या बिहेवियर निकल के आ रहा है, हमारे क्या बिलीव्स हैं, इन सब के अंदर हमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। अभी मान लो एक साइड तो हम सोच रहे हैं कि हाँ भी मैं सिंगिंग करना चाहता हूँ, एक साइड हम सोच रहे हैं कि मैं स्टडी करना चाहता हूँ, सिंगिंग नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्लैश हो गया कि नहीं हो गया। अपने माइंड में दो एटीट्यूड्स, दो थॉट्स या फिर दो हमारी जो फीलिंग्स हैं वो दो तरीके की आ रही हैं, है ना। तो यहाँ पे जब दो तरीके की फीलिंग्स आती हैं, दो तरीके के एटीट्यूड होते हैं, वो आपस में क्लैश कर जाते हैं, तो वहाँ पे क्या जनरेट होता है, इनकंसिस्टेंसी जनरेट होता है। जिसकी वजह से क्या जनरेट होता है, टेंशन जनरेट होता है। हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में हमें टेंशन हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, हम पैनिक रहने लगेंगे, फ्रस्ट्रेट रहने लगेंगे, इरिटेट रहने लगेंगे। तो हम चाहेंगे कि हम एक एटीट्यूड को चेंज करें, खुद को चेंज करें या कुछ भी करें, बट अपना जो है माइंड को स्टेबल करने के लिए हम वापस जो है वो कंसिस्टेंसी वाली स्टेज पे आना चाहते हैं। यही वाली थ्योरी जो है वो यही मेन एक ही चीज़ बोलती है कि जब भी हमारे माइंड में दो चीज़ें चलती हैं तो वहाँ पे हमारे माइंड में टेंशन होती है और उसको हम ठीक करना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी लाना चाहते हैं। कोई भी पर्सन है वो इनकंसिस्टेंट एटीट्यूड के साथ ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रह पाता है, वो फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है। अभी जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया आपको यहाँ पे कि ना, ये तो हो गया दो एटीट्यूड में क्लैश हो गया, दो एटीट्यूड में इनकंसिस्टेंसी हो गई कि एक साइड तो हम सिंगिंग करना चाहते हैं और एक साइड हम स्टडी करना चाहते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक यहाँ पे और एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। एक साइड तो ना हमारा बिलीफ है कि स्मोकिंग अच्छी नहीं होती है, हमारा बिलीफ है कि भी हाँ भी हार्मफुल होती है, स्मोकिंग अच्छी नहीं होती है, अपनी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, और एक साइड हम स्मोकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा एटीट्यूड यानी कि हमारी जो फीलिंग है, हमारी सोच है, वो क्या बोलती है कि भाई मतलब जो है वो अच्छी नहीं है स्मोकिंग, है ना। और यहाँ पे हमारा बिहेवियर का क्या बोल रहा है, हमारा एक्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हम स्मोकिंग कर रहे हैं। क्लैश हो गया कि नहीं हो गया, इनकंसिस्टेंसी होगी कि नहीं होगी, है ना। तो यही वाला मतलब जो थ्योरी है मेन यही चीज़ बोलती है कि हमें इनकंसिस्टेंसी नहीं चाहिए होती। अगर बाय चांस किसी टाइम पे इनकंसिस्टेंसी आती है तो एफर्ट्स किए जाते हैं कि जो इनकंसिस्टेंसी है उसको रिमूव किया जाए और वापस कंसिस्टेंट स्टेज पे आया जाए, उस स्टेट पे आया जाए। ठीक है, दैट्स इट। ये हो गई थ्योरी हमारी, कौन सी, पहली थ्योरी, कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी। बट ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, इसके अंदर चार थ्योरीज आती हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जो पहली वाली थ्योरी है कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी, इसके अंदर फर्दर चार थ्योरीज आती हैं। सबसे जो पहली थ्योरी है, एक सेकेंड, मैं उस मतलब थ्योरी पे जाने से पहले एक और बात बता दूं आपको कि ये जो चारों की चारों थ्योरीज है ना, ये ना हो सकता है मतलब कोई थ्योरी किसी ने दी है, कोई थ्योरी किसी ने दी है ना। डिफरेंट हो सकती है ये थ्योरीज, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में डिफरेंट हो सकती है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, बट घूम फिर के जो बेसिक चीज़ कही है, जो मेन चीज़ कही है, वो चारों की चारों थ्योरीज ने यही कही है कि हमें इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करना है और कंसिस्टेंट स्टेज पे, कंसिस्टेंट पोजीशन के अंदर वापस जाना है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो थ्योरीज है ना वो डिफरेंट है, वेरियस एस्पेक्ट्स में डिफरेंट है, बट इनमें एक चीज़ कॉमन है कि इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करना है। चलो अब करवाती हूँ थ्योरीज, ठीक है।
चलिए, अभी सबसे पहले आती है बैलेंस थ्योरी। बैलेंस थ्योरी किसने दी थी? फ्रिट्ज हाइडर ने दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी? बैलेंस थ्योरी दी थी। इसको हम पीओएक्स थ्योरी भी बोलते हैं। इसमें इन्होंने क्या बोला है ना, 3 एलिमेंट्स इसमें इन्होंने दिए हैं। सबसे पहला पर्सन, दूसरा अदर पर्सन, ठीक है? उसके बाद तीसरा इम्पर्सनल एंटिटी। इम्पर्सनल एंटिटी क्या होता है ना, लाइक कोई ऑब्जेक्ट हो गया या कोई इश्यू हो गया, कुछ भी हो सकता है वो इम्पर्सनल एंटिटी में। मतलब इसमें यहाँ पे ना पर्सन नहीं आएगा। पर्सन को छोड़ के उसके अलावा कोई सिचुएशन है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इशू है, कुछ भी यहाँ पे आ सकता है। थर्ड चीज़, यहाँ पे जो पर्सन है उसको पी बोला गया है, अदर पर्सन को ओ बोला गया है, और जो इम्पर्सनल एंटिटी है उसको क्या बोला गया है? एक्स बोला गया है। डन। अभी चलते हैं हम ये थ्योरी बोलती क्या है उस चीज़ पे। अभी मान लो ना, यहाँ पे जो पर्सन है, यहाँ पे शिवम है, अदर पर्सन है उसका मान लो कोई फ्रेंड है, और यहाँ पे इम्पर्सनल एंटिटी, मैंने यहाँ पे एग्जांपल एक पॉलिटिकल पार्टी का, ठीक है? अभी यहाँ पे ना जो शिवम है उस वो ना इस फ्रेंड को भी लाइक करता है, इस पॉलिटिकल पार्टी को भी लाइक करता है, फ्रेंड भी इस पॉलिटिकल पार्टी को लाइक करता है, फ्रेंड शिवम को भी लाइक करता है, ठीक है? यानी कि इसमें यहाँ पे क्या हो गया? तीनों में पॉजिटिव रिलेशन हो गया, है ना? सारे के सारे एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं, तो बैलेंस क्या हो गया? अपने आप ही हो गया। एटीट्यूड्स में बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? अभी ये जो बैलेंस ट्राइड होता है, मतलब ट्राइड यानी कि 3 चीज़ें हैं इसमें, है ना? तो इस वजह से इसको ट्राइड बोला गया है। बैलेंस ट्राइड क्या बोलता है? जब सारे के सारे रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, तब तो अपने आप ही बैलेंस है, कोई चक्कर ही नहीं, है ना? उसके बाद जो चलते हैं सेकंड सिचुएशन पे। अभी सेकंड सिचुएशन क्या बोलती है? शिवम भी फ्रेंड को लाइक करता है, फ्रेंड भी शिवम को लाइक करता है, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों भाई हैं, दोस्त हैं, अच्छा है, ठीक है? अभी यहाँ पे ना शिवम को भी ये पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं है, फ्रेंड को भी पॉलिटिकल पार्टी क्या है? पसंद नहीं है। दोनों ही नेगेटिव सोच रहे हैं इस पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, तो ठीक है ना, कोई क्लैश तो नहीं हुआ ना? तो यहाँ पे भी बैलेंस हो गया, है ना? यहाँ पे क्या हुआ? दो नेगेटिव जब होते हैं, दो नेगेटिव होते हैं, यानी कि फ्रेंड को भी नहीं पसंद, हमें भी नहीं पसंद, तो दो नेगेटिव हो गए, बट आपा एक दूसरे को लाइक करते हैं, फ्रेंड और मैं जो है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दो नेगेटिव हो जाएंगे, वन पॉजिटिव हो जाएगा, तो भी कोई चक्कर नहीं, तो भी बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये तो हो गई बैलेंस वाली सिचुएशन, यहाँ पे तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं इम्बैलेंस वाली सिचुएशन पे। इम्बैलेंस में क्या होता है कि मान लो ना, अभी यहाँ पे शिवम है, वो तो इस पॉलिटिकल पार्टी को लाइक करता है, वो उसके फेवर में है, बट फ्रेंड उसके फेवर में नहीं है। अब यहाँ पे दोनों के बीच में ना क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा रिलेशन। क्यों? दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा, है ना? यहाँ पे जो है फ्रेंड है वो लाइक नहीं करता इस पार्टी को, बट हाँ मैं लाइक करता हूँ, शिवम लाइक करता है इस पॉलिटिकल पार्टी को, तो इन दोनों के बीच में तो पॉजिटिव हो गया, बट यहाँ पे क्या हो गया? नेगेटिव, और यहाँ पे भी क्या हो गया? नेगेटिव। फ्रेंड और पार्टी के बीच में भी नेगेटिव, और फ्रेंड फ्रेंड के बीच में भी नेगेटिव, यानी कि दो क्या हो गए? नेगेटिव। या तो यहाँ पे इम्बैलेंस कब होगा? सारे के सारे नेगेटिव हों, या फिर ये होगा कि आपका तो नेगेटिव एटीट्यूड है, या और जो आपका फ्रेंड है उसका पॉजिटिव है, या इसको यहाँ पे वाइस वर्सा भी करके कर सकते हैं कि हमारा पॉजिटिव है और फ्रेंड का नेगेटिव है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब मिलता नहीं, आपस में जो एटीट्यूड है ना वो मिलता नहीं है, फ्रेंड का कुछ और है, मेरा कुछ और है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? क्लैश हो जाएगा, क्योंकि लड़ाई हो जाएगी, दो एटीट्यूड्स हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, है ना? तो यहाँ पे अभी इम्बैलेंस हो जाता है एटीट्यूड्स के बीच में। तो कोई भी पर्सन जो है वो इस इम्बैलेंस को क्या करना चाहता है? रिजॉल्व करना चाहता है, इसको सॉल्व करना चाहता है। सो इन दैट केस वो क्या करेगा? दो तीन चीज़ें कर सकता है। या तो ये करेगा कि हाँ भी वो अपना नेगेटिव एटीट्यूड चेंज कर लेगा, है ना? या मतलब जैसे यहाँ पे मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये जो शिवम है ना इस पॉलिटिकल पार्टी को लाइक नहीं करता, तो या तो ये एक ये चीज़ करेगा कि वो लाइक करने लग जाएगा, उसको फेवर में करने लग जाएगा, ये सोच के कि चल यार दोस्त के साथ क्या बिगाड़नी है, वो कह रहा है अच्छी पार्टी है तो ठीक है ना, अच्छी है तो ठीक है, मैं भी इसको लाइक करने लग जाता हूँ, होगी अच्छी। तो वो अपना नेगेटिव एटीट्यूड उसके लिए चेंज कर लेगा, उसका माइंड ठीक हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, है ना? या फिर दूसरे नंबर पे वो ये कहेगा कि मैं तो बोल रहा हूँ ना तेरे को ये पार्टी अच्छी नहीं है, तू अपना एटीट्यूड चेंज कर, मैं नहीं करूँगा यहाँ पे। तो वो पर्सन को, यानी कि जो पर्सन है ना वो अदर पर्सन को बोलता है कि आप अपना एटीट्यूड चेंज करो, मैं नहीं चेंज करूँगा। उसके अलावा आप अगर इस पॉलिटिकल पार्टी को लाइक कर रहे हो, इसके फेवर में हो, तो इसके फेवर में मत रहो, किसी और पार्टी को वोट दो, है ना? यानी कि आप अपना ऑब्जेक्ट चेंज करो, अपना एटीट्यूड भी चेंज करो, वो उसको समझाएगा। तो वो अगर समझ जाता है तो वेल एंड गुड, तो भी एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी, है ना? बैलेंस मेंटेन हो जाएगा यहाँ पे। अभी तीसरे नंबर पे क्या होता है कि ना तो मैं राजी,
मानने के लिए, ना फ्रेंड राजी हो रहा है। तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे पर्सन के पास क्या ऑप्शन होता है, वो ये सोच लेता है, ये अपने माइंड को समझा लेगा ना, दैट्स ओके ना। मतलब वो उसका व्यूज़ है, मेरे अपने व्यूज़ हैं, वो लाइक करता है नहीं करता उसकी मर्जी, मैं करता हूँ नहीं करता हूँ मेरी मर्जी, उसके थॉट्स अलग हैं, मेरे व्यूज़ मेरे थॉट्स अलग हैं। उसके चक्कर में मैं इसके साथ क्यों बिगाड़ रहा हूँ? एक पॉलिटिकल पार्टी के चक्कर में मैं नेगेटिव एटीट्यूड क्यों कर रहा हूँ पर्सन के लिए, है ना? तो वो यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर लेता है, अपने माइंड को समझा लेता है कि मैं उस पर्सन के लिए, अदर पर्सन के लिए नेगेटिव एटीट्यूड नहीं बिल्टअप करूँगा। ठीक है, उसके अपने व्यूज़ हैं, मेरे अपने हैं, तो मैं अपने माइंड को शांत कर लूँगा, बैलेंस ले आऊँगा। तो ये 2-3 तरीके होते हैं जहाँ पे एक पर्सन अपने इम्बैलेंस स्टेट को रिज़ॉल्व कर पाता है। डन? चलो, अब इसमें एक छोटी-सी चीज़ और रह गई है इस थ्योरी में, जो है इसके अंदर ना 3 एलिमेंट्स जैसे मैंने आपको बताए हैं। कौन-कौन से 3 एलिमेंट्स बताए हैं? पर्सन, अदर पर्सन एंड इम्पर्सनल एंटिटी। इन तीनों एलिमेंट्स के बीच में ना 2 टाइप के रिलेशनशिप्स बताए गए हैं इस थ्योरी के अंदर। सबसे पहले तो होते हैं सेंटिमेंट रिलेशंस, जो कि ना इमोशन से रिलेटेड होते हैं, यानी कि मतलब जो है वो मैं अपने फ्रेंड को लाइक कर रहा हूँ, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, मेरा भाई है वो, मेरा दोस्त नहीं है, मेरा भाई जैसा ही है ना? वो मतलब एक इमोशंस, एक लाइकिंग, डिसलाइकिंग, अगर दोनों में सिमिलैरिटी है, दोनों एक ही चीज़ को पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब या उनका नेचर एक जैसा है कहने का मतलब, तो वहाँ पे जो है लाइकिंग, डिसलाइकिंग्स, इमोशंस से रिलेटेड जो होते हैं चीज़ें, वो सेंटिमेंट के अंदर आ जाती हैं। सेकंड होता है यूनिट रिलेशन। यूनिट में होता है कि ना आपके जो बीच में जो रिलेशनशिप है, जो टुगेदरनेस है, उसकी डिग्री कितनी है, मतलब वो किस हद तक है। यानी कि आप जो है वो ये जो तीनों की तीनों चीज़ें हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको 3 चीज़ें बताई हैं, ये तीनों आपस में कितना रिलेट कर रही हैं। या तो हो सकता है हाँ भी ठीक है, बस हेलो हाय होती है इस फ्रेंड के साथ, है ना? या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे मेरे इसके साथ बॉन्ड है, अच्छा मतलब भाईचारा है मेरा इसके साथ, और हमारा पॉलिटिकल पार्टी के तरफ भी जो है वो कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, या ठीक है नॉर्मल सा इशू है हमारे लिए। तो यहाँ पे होता है यूनिट के अंदर क्या हो जाता है कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स क्या, या डिग्री ऑफ मतलब बिलोंगिंगनेस कितनी है, टुगेदरनेस कितनी है, वो चीज़ इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस थ्योरी कंप्लीट हो गई। यही वाली थोड़ी सी बड़ी थी थ्योरी, बाकी आपको तीनों जल्दी से समझ आ जाएंगी अगर ये वाली थ्योरी समझ आ गई तो। अभी ये पहली थ्योरी हो गई, इसके अंदर अपनी बैलेंस थ्योरी कंप्लीट है। अभी सेकंड वन जो थ्योरी आती है वो आती है कॉन्ग्रेटी थ्योरी। कॉन्ग्रेटी थ्योरी किसने दी थी? चार्ल्स ऑस्गुड एंड पर्सी टेननबम ने ये थ्योरी को जो है वो दिया था फर्स्ट टाइम के लिए। एंड इन्होंने भी ना 3 चीज़ें ली थी बेसिकली ना, ये थ्योरी ने भी लगभग सेम ही चीज़ कही थी जो पिछली वाली थ्योरी ने कही थी, बस इसमें इन्होंने थोड़ा सा तरीका अलग कर दिया अपना। ठीक है, बाकी मेन चीज़ घूम फिरा के चीज़ एक ही कही थी। इन्होंने 3 चीज़ें दी थी। एक तो पर्सन, जैसे पिछली वाली थ्योरी में था, ये तो पी तो सेम ही है पर्सन, है ना? उसके अलावा इन्होंने एक सोर्स दिया था, जो अदर पर्सन होता है उसको इन्होंने सोर्स का नाम दिया था। और जो वहाँ पे इम्पर्सनल एंटिटी थी यहाँ पे उस चीज़ को कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया है। डन? यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं, पर्सन, सोर्स एंड कॉन्सेप्ट। क्लियर? चलो, अब इसमें ना जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन किया, यहाँ पे जो पर्सन है वो है शिवांश, सोर्स कौन है? फादर उनके। उसके बाद यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? आउट ऑफ इंडिया जाना है, इंडिया के बाहर जाना है रहने के लिए, है ना? आजकल तो वैसे ही बहुत बच्चे जा रहे हैं, तो हमें आउट ऑफ इंडिया जाना है। चलो, अभी यहाँ पे क्या हुआ कि ना पापा बोल रहे हैं कि आउट ऑफ इंडिया जा, मैं भी बोल रहा हूँ चलो ठीक है चला जाता हूँ। और यहाँ पे मतलब सोर्स का जो कॉन्सेप्ट के लिए एटीट्यूड है वो भी पॉजिटिव है, मेरा जो सोर्स के लिए एटीट्यूड है वो भी पॉजिटिव है। दोनों जो मतलब एटीट्यूड है ना, तो यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव रिलेट कर रहे हैं। सोर्स क्या है यहाँ पे, यानी कि जो फादर है वो कॉन्सेप्ट के लिए पॉजिटिवली सोच रहे हैं, मैं भी फादर के लिए पॉजिटिवली सोच रहा हूँ और कॉन्सेप्ट के लिए भी। तो कॉन्ग्रेटी हो गई कि नहीं होगी यहाँ पे, है ना? यहाँ पे क्या हो गया? कॉन्ग्रेटी हो गई। सोर्स और कॉन्सेप्ट पॉजिटिवली एसोसिएट कर रहे हैं, और हम भी, मैं भी जो उसे सेम ही इवैल्यूएट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक लाइन को इसको समझना, क्या बोल रही है ये लाइन, जो फादर है यानी कि जो सोर्स है वो कॉन्सेप्ट के लिए आउट ऑफ इंडिया जाना है, वो कॉन्सेप्ट के लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिवली रिलेट कर रहे हैं। और मैं यानी कि शिवांश, तो मैं भी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? उसको सेम इवैल्यूएट कर रहा हूँ, मैं भी पॉजिटिवली ही उसको इवैल्यूएट कर रहा हूँ, है ना? तो यहाँ पे कॉन्ग्रेटी हो जाएगी, यानी कि हमारे जो माइंड है वो मैच कर गए। व्हेन पर्सन वी लाइक, यहाँ पे पर्सन कौन हो गया? यहाँ पे जिसको हम लाइक कर रहे हैं वो फादर हो गए, हम उनको लाइक कर रहे हैं, उन्होंने भी सेम चीज़ अप्रूव कर दी, वी आर इन सिंपैथी विद। यानी कि हमें भी आउट ऑफ इंडिया जाना था, फादर ने भी अप्रूव कर दिया, चलो बात खत्म,
कॉन्ग्रेटी होगी। दूसरा केस इसके अपोजिट हो जाएगा, फादर बोलते हैं कि नहीं जाना, उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया, नहीं जाना, हमें भी कोई सिंपैथी नहीं दी, हमें खुद को ही नहीं जाना था। मतलब यहाँ पे जो फादर है वो भी कॉन्सेप्ट को लाइक नहीं करते हैं, आपा को भी नहीं जाना है ना। तो यहाँ पे भी फिर मैचिंग हो जाएगी, यहाँ पे भी कॉन्ग्रेटी हो जाएगी, यहाँ पे भी इनकॉन्ग्रेटी नहीं होगी। तो ये भी सिचुएशन बैलेंस वाली होगी, ठीक सिचुएशन होगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सोर्स और कॉन्सेप्ट नेगेटिवली एसोसिएट कर रहे हैं, यानी कि सोर्स का जो एक, यानी कि यहाँ पे जो फादर है उनका जो कॉन्सेप्ट को लेकर के एक एटीट्यूड है वो नेगेटिव है, नेगेटिवली एसोसिएट कर रहे हैं। और आपा भी उस चीज़ को अपोजिट इवैल्यूएट कर रहे हैं, मतलब आपा भी उसको नेगेटिवली ही इवैल्यूएट कर रहे हैं ना। मेरे को भी नहीं जाना, पापा बोल रहे हैं नहीं जाना, मेरे को भी नहीं जाना। तो दोनों यहाँ पे मैचिंग मैचिंग हो गया, ठीक है। अभी चलते हैं यहाँ पे इनकॉन्ग्रेटी पे, जो एक्चुअल सिचुएशन जो उसकी आती है, खराब वाली सिचुएशन होती है। यहाँ पे बस एक सिंपल सी चीज़ होगी, सोच अलग अलग हो जाएगी। मेरे को तो जाना है, वी आर इन सिंपैथी विद, मेरे को तो जाना है आउट ऑफ इंडिया, बट पर्सन जिसको हम लाइक करते हैं उन्होंने, यानी कि हमारे जो फादर हैं, उन्होंने जो क्या कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया कि तूने नहीं जाना। तो यहाँ पे जो है वो गड़बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे जो है वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा सोर्स की तरफ, नेगेटिव एटीट्यूड होगा कॉन्सेप्ट की तरफ, या फिर इसका उल्टा होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा कॉन्सेप्ट की तरफ, नेगेटिव एटीट्यूड होगा सोर्स की तरफ। एक मिनट, हाँ यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, अभी शिवांश का तो पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया आउट ऑफ इंडिया के लिए, बट सोर्स का क्या हो गया, नेगेटिव एटीट्यूड हो गया। दोनों के एटीट्यूड जो है यहाँ पे क्लैश कर गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकॉन्ग्रेटी हो जाएगी। हमारा एटीट्यूड कुछ और बोल रहा है, फादर का एटीट्यूड कुछ और बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे इनकॉन्ग्रेटी हो जाएगी। तो जब कॉन्ग्रेटी होती है वो एक स्टेबल स्टेट होती है, जहाँ पे हमारा माइंड जो है वो स्टेबल रहता है। और इनकॉन्ग्रेटी क्या होती है, जो होती है ये अनस्टेबल स्टेट होती है, जहाँ पे हमारा माइंड स्टेबल नहीं रहता। ऑब्वियसली सी बात है, अगर हमारे फादर ने मना कर दिया तो हमें टेंशन हो जाएगी, हम जिद करेंगे, है ना। तो हम कुछ ना कुछ तो करेंगे जुगाड़, है ना, हम ट्राई करेंगे, वन ट्राइज टू चेंज द एटीट्यूड, ताकि वो उस इनकॉन्ग्रेटी से बाहर आ जाए। या तो वो खुद को समझा लेगा कि ठीक है अभी फादर नहीं जाने दे रहे हैं तो दैट्स ओके, हम यहीं पर इंडिया में ही रह के कुछ ना कुछ करेंगे, यहीं पर रहेंगे, है ना, यहाँ पे हम मान जाएंगे उनकी बात, या फिर हम जिद करके उनको मना लेंगे, कुछ तो करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। डन। तो ये हो गई दूसरी थ्योरी जो आती है कॉन्ग्रेटी थ्योरी। उसके बाद हम कर रहे थे क्या, कंसिस्टेंसी थ्योरी कर रहे थे, राइट। कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी, उसमें हमने दो थ्योरीज कवर कर ली हैं, पहली बैलेंस थ्योरी, दूसरी कॉन्ग्रेटी थ्योरी। दोनों ने लगभग बात एक ही कही है, बस कहने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था। अभी आते हैं थर्ड थ्योरी पे। थर्ड थ्योरी ना मैं आपको नाम से पहले समझाने की कोशिश करती हूँ। अफेक्टिव कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी। अफेक्टिव, एक सेकेंड रुको आप, ये मैंने ना आपको कंपोनेंट्स करवाए थे लास्ट टू लास्ट लेक्चर के अंदर, आपको ध्यान हो तो। इसके अंदर मैंने आपको बताया था 3 कंपोनेंट्स होते हैं एटीट्यूड के, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल, राइट। तो अभी ना जो हम थ्योरी की बात कर रहे हैं उसमें मैंने आपको क्या नाम पढ़ के सुनाया, अफेक्टिव कॉग्निटिव, है ना। तो अब यहाँ पे वो थ्योरी क्या बोलती है, जब अफेक्टिव अपना कुछ और हो, कॉग्निटिव अपना कुछ और हो। कॉग्निटिव यानी कि अपना बिलीफ, अपना किसी चीज़ को जो नॉलेज है, किसी चीज़ को लेकर के जो नॉलेज है वो कुछ और है, और अपनी उसके साथ जो फीलिंग अटैच हुई है या इमोशंस अटैच हैं वो अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कंसिस्टेंसी रहेगी, ठीक है। बस ये थ्योरी इतनी सी बात बोलती है, मैंने आपको यहीं से समझा दिया है। अगर मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल है कॉग्निटिव का, एक मिनट में आगे चल के समझाती हूँ। अफेक्टिव कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी है। पहली तो आएगी कंसिस्टेंसी वाली जो स्टेज होती है, जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें कॉग्निटिव जुड़ा होता है, यानी कि अपना बिलीफ कि हाँ भी स्मोकिंग हार्मफुल है। तो उसके साथ अपनी फीलिंग कैसी वाली अटैच होनी चाहिए कि हमें हेट करना चाहिए ना स्मोकिंग को, और हम हेट ही कर रहे हैं, है ना। मतलब यहाँ पे अपना जो बिलीफ है कॉग्निटिव वाली चीज़ है और अफेक्टिव वाली चीज़ है, उन दोनों में क्या है, बैलेंस है, वो दोनों सेम है। सेम है तो ऑब्वियसली सी बात है कंसिस्टेंसी होगी, तो कोई चक्कर भी नहीं है, कोई टेंशन भी नहीं होगी, है ना। उसके बाद जो सेकंड केस आता है वो इनकंसिस्टेंसी वाला, यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा। अपना बिलीफ तो है कि हाँ भी स्मोकिंग हार्मफुल है, ये अपना बिलीफ है, बट उसके साथ अपनी जो फीलिंग अटैच हो रही है कि आपा फिर भी आपा पसंद करते हैं स्मोकिंग को। अपने को कहीं ना ये नॉलेज है, आपा टीवी पे एड्स देखते हैं, आपा पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं, हर जगह से नॉलेज ले रहे हैं कि स्मोकिंग ठीक नहीं है, अपनी हेल्थ को ख़राब करेगी, अपने को पता है। होता है ना कई बार अपने को पता है, जैसे मतलब जो ड्रिंक होता है वो हमें नहीं करना चाहिए, है ना, बियर एंड ऑल ये सब हमें नहीं कंज्यूम करना चाहिए, और ये हमारे लंग्स को,
हमारे लिवर को, हमारी सब चीज़ों को ख़राब करेगा, हमें पता होता है, स्टिल हम ड्रिंक करते हैं। अगर वो आदत लगी होती है, स्टिल हम उसे पसंद करते हैं, है ना? तो वही वाला चीज़ यहाँ यहाँ पे अप्लाई होती है कि हमें कोई बिलीफ हमारा अलग है और हमारी जो उसके साथ फीलिंग अटैच हो रही है वो हमारी अलग है, स्टिल हम उसे लाइक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। ये ना एक टॉलरेबल लिमिट तक तो फिर भी चलो चलता है भी, जब ये एक टॉलरेंस लिमिट के बाहर हो जाती है ना इनकंसिस्टेंसी, तब यहाँ पे एक पर्सन को अंदर से होता है कि नहीं यार, हम मेरी तो हेल्थ ख़राब हो रही है, मैं पसंद, मतलब हार्मफुल है, स्टिल मैं इसे पसंद कर रहा हूँ स्मोकिंग को, है ना? तो यहाँ पे मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, या तो अपना थोड़ा थोड़ा एक एक चीज़ को चेंज कर देगा, या तो अपना बिलीफ ही चेंज कर देगा यहाँ पे कि नहीं होती है ना, इतनी भी हार्मफुल नहीं है, ठीक है मैं पी रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ, स्मोकिंग कर रहा हूँ या मैं ड्रिंक कर रहा हूँ, तो इतनी भी हार्मफुल नहीं होती है, या मैं मेडिसिन ले लूँगा, कुछ भी करके वो अपने आप को समझा लेता है, अपना बिलीफ थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेता है। या फिर वो दूसरे केस में क्या करेगा, अपना जो फीलिंग उसके साथ अटैच है उसको चेंज कर लेगा कि नहीं, स्मोकिंग हार्मफुल होती है तो मैं इसे नफरत करूंगा, है ना? तो या तो वो फीलिंग चेंज कर लेगा या अपना बिलीफ चेंज कर लेगा, या फिर वो दोनों ही थोड़ा थोड़ा चेंज कर देगा। चलो ठीक है, हार्मफुल होती है मैं मानता हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा कम कर दूंगा। अगर मैं डेली कंज्यूम कर रहा हूँ तो फिर चलो मैं हफ्ते में 2 दिन कर दूंगा, है ना? तो यहाँ पे वो दोनों में से दोनों कंपोनेंट भी थोड़े थोड़े चेंज कर सकता है, दोनों में से एक कंपोनेंट को भी चेंज कर सकता है, ताकि उसका माइंड स्टेबल हो जाए। बेसिक थिंग इज दैट कि उसने अपने माइंड को स्टेबल करना है, उसने अपने सॉरी, उसने अपने मन को समझाना है ना? तो वो कैसे भी समझा सकता है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी फीलिंग ही चेंज करेगा, हो सकता है अपना बिलीफ ही चेंज कर दे कि ठीक है ना, अभी कौन सा रिसर्च ऐसे मतलब प्रूफ हुआ है कि हाँ, अभी इतनी हार्मफुल ही होती है स्मोकिंग, चलेगा मैं करता हूँ, है ना? तो यहाँ पे वो ये भी चीज़ कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पे ये दी किसने थियरी, MI रोजनबर्ग जो थे, उन्होंने ये थियरी दी थी। ठीक है, चलो अभी चलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट थ्योरी पे, जो फर्स्ट थ्योरी के अंदर फोर्थ थ्योरी आती है, दैट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। ये थ्योरी दी किसने थी, लियोन फेस्टिंजर ने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, अब ये थ्योरी क्या बोलती है ना, डिसोनेंस क्या होता है सबसे पहले कि डिस्कम्फर्ट। अगर अपने माइंड में किसी चीज़ को लेके टेंशन है, डिस्कम्फर्ट है और डिससेटिस्फेक्शन है, अगर आप किसी चीज़ को लेके सेटिस्फाइड नहीं है ना, या टेंशन वाली सिचुएशन जो होती है उसको हम बोलते हैं डिसोनेंस। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, वापस हम इस डायग्राम पे आते हैं। ये रहा डायग्राम। जैसे मैंने आपको बताया था ना पिछली वाली थ्योरी में, तो कॉग्निटिव और अफेक्टिव आपस में कनेक्टेड थे। जो अभी वाली थ्योरी है ना, उसमें क्या कॉग्निटिव और बिहेवियर आपस में अटैच हैं। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है कि हमारा बिलीफ कुछ और है, हमारा बिलीफ कुछ और है और हमारा एक्शन कुछ और है, हमारा बिहेवियर कुछ और निकल के आ रहा है। तो वहाँ पे अपने को क्या हो जाएगा, डिसोनेंस हो जाएगा, मेंटल डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों थ्योरीज के अंदर। यहाँ पे हमारा बिलीफ, हमारी नॉलेज कुछ और है, एक साइड तो हमारे माइंड में कुछ और थॉट चल रहा है, और हमारा कुछ एक्शन जो है, हमारा बिहेवियर है, उसमें कुछ और ही निकल करके आ रहा है। तो वहाँ पे इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी, डिसोनेंस हो जाएगा। डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में मैं आपको इसमें एग्जांपल देके समझाती हूँ। ये थ्योरी क्या बोलती है, डिसोनेंस कब होता है, जब अपने दो थॉट्स अपने माइंड के अंदर चल रहे होते हैं और दोनों आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर जाते हैं। अब दो थॉट्स डिफरेंट होंगे तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रडिक्ट तो करेंगे ही, है ना? और जब वो आपस में क्लैश कर जाते हैं, दोनों थॉट्स अलग अलग होते हैं, तो आपको समझ नहीं आता आप किसकी माने, पहले वाले थॉट की माने या फिर दूसरे वाले थॉट की माने, है ना? तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अपना मेंटल डिस्कम्फर्ट हो जाता है, टेंशन हो जाती है, ऑब्वियसली सी बात है। फिर आप उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, उस डिसोनेंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये थ्योरी वही बोलती है। ये थ्योरी क्या कहती है, जो दो थॉट्स होते हैं, इसमें जो पहला थॉट होता है ना, वो नॉर्मली रिलेटेड होता है बिलीफ के साथ। जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया उस कंपोनेंट वाली स्लाइड पे जाके, जो पहला होता है वो कॉग्निटिव, यानी कि अपने बिलीफ, अपनी नॉलेज क्या है उसके साथ रिलेटेड होता है। और जो दूसरा थॉट होगा ना, जो दूसरी सोच होगी, वो किससे रिलेटेड होगी, अपना बिहेवियर क्या निकल के आ रहा है, अपना एक्शन क्या है। और एक बात और, इसको ऐसे मत समझना कि ये थॉट वन जो है ये बिलीफ से ही रिलेटेड होगा या थॉट टू एक्शन से ही होगा, मतलब ये अपोजिट भी हो सकता है। जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये इस तरीके से मेंशन किया है। मतलब थॉट वन जो है, पहली सोच अपना बिहेवियर भी हो सकता है, दूसरी सोच अपना बिलीफ भी हो सकता है ना? तो यहाँ पे हम इसको उल्टा पुल्टा भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए इजी मैनर में यहाँ पे मेंशन किया है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी जैसे ना अपना बिलीफ है कि ना सारे के सारे झूठे बंदे जो होते हैं ना, झूठे पीपल होते हैं, वो बुरे होते हैं, लायर्स आर बैड पीपल,
तो ये अपना क्या हुआ, अपनी नॉलेज हो गई, अपना बिलीफ हो गया, हम ऐसा मानते हैं, है ना? और उसके बाद जो दूसरा अपने माइ एक साइड तो अपना ये तो बिलीफ हो गया जो बचपन से चला आ रहा है कि हाँ भी लायर्स जो होते हैं वो बैड पीपल होते हैं। अभी ना फ़िलहाल एक और थॉट अपने दिमाग में चल रहा है कि यार मेरे को ना उसकी खुशी के लिए झूठ बोलना पड़ेगा, है ना? बोलते भी है ना अपन सब, कई-कई बार होता है ना कि अपने को दूसरे की खुशी के लिए झूठ बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना एक दूसरा थॉट भी अपने माइंड में चल रहा है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, आप इसको ऑब्ज़र्व करो। तो पहला जो थॉट है ये किस चीज़ से रिलेट हो गया, रिलेटेड हुआ अपने बिलीफ से कि लायर्स आर बैड पीपल, ये अपना बिलीफ है ना? जो दूसरा थॉट यहाँ पे अपने माइंड में आ रहा है कि मेरे को उसकी खुशी के लिए झूठ बोलना है, तो ये एट प्रेजेंट अपने बिहेवियर से रिलेटेड हुआ कि नहीं हुआ, अपने एक्शन से रिलेटेड हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना? तो यहाँ पे जो होता है एक जो थॉट होता है वो बिलीफ और दूसरा एक्शन से रिलेटेड होता है, और दोनों के बीच में यहाँ पे जब क्लैश होता है तब क्या होती है, डिसोनेंस होती है, ठीक है? और उस डिसोनेंस को रिमूव करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे हुआ, दो थॉट्स अभी क्लैश तो कर गए। अभी जब मेरे को ना डिसोनेंस को भी रिजॉल्व करना होगा तो या तो मैं अपना बिलीफ चेंज कर लूँगी, है ना? बिलीफ चेंज करूँगी तो मैं क्या करूँगी कि ऑल लायर्स आर नॉट बैड, सारे झूठे इंसान जो होते हैं वो बुरे नहीं होते हैं। ठीक है, कई कई बार हमें झूठ बोलना पड़ता है दूसरे की खुशी के लिए, दैट्स ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुरे हो जाएँगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने माइंड को एक शांत करने के लिए, अपनी टेंशन को ख़त्म करने के लिए मैंने अपने एटीट्यूड को चेंज किया कि नहीं किया? यहाँ पे मैंने क्या किया कि हाँ भी ठीक है, अपने मन को समझाया कि सारे बुरे नहीं होते हैं झूठ बोलने वाले, बिलीफ चेंज कर लिया। सेकंड नंबर पे इसको मैं अपने इस डिसोनेंस को कम करने के लिए मैं क्या करूँगी, अपना एक्शन चेंज कर लूँगी कि सारे के सारे ना जो लायर्स होते हैं वो बुरे ही होते हैं। मैं अपने बिलीफ को चेंज नहीं करूँगी। मेरा ये मानना है कि भी सारे लायर्स जो होते हैं वो बुरे होते हैं और मैं उसी पे ही स्टक रहूँगी। बट यहाँ पे मैं अपना एक्शन चेंज कर लूँगी कि मैं किसी भी कीमत पर झूठ नहीं बोलूँगी या नहीं बोलूँगा, है ना? यहाँ पे मैंने अपना एक्शन चेंज कर लिया। अगर मैंने झूठ बोल दिया है, कर लिया है बिहेवियर, कर लिया एक्शन, यहाँ पे ऑलरेडी डन है, तो मैं सोचूँगी नहीं यार गिल्ट होगा, तो मैं उसे जाके फटाफट से बता दूँगी, "बी यार मैंने तेरे को झूठ बोला था।" मतलब एक होता है ना गिल्ट होगा, तो मैं उसे चेंज करने की कोशिश करूँगी। और अगर नहीं बोला है तो फिर अपने मतलब जो एक्शन है उसे चेंज कर लूँगी, उस थॉट को चेंज कर लूँगी कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो सच ही बता दूँगी, चाहे उसे रोना आए, चाहे कुछ भी आए, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, हम एक चीज़ को चेंज करते हैं, या तो बिलीफ को या फिर एक्शन को, ताकि हम उसको रिज़ॉल्व कर सकें। डन? ये हो गई अपनी पहली थ्योरी पूरी। पहली थ्योरी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लगभग चारों थ्योरीज़ में घूम फिरा के एक ही बात बोली गई है कि अगर क्लैश हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है या कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है 2 चीज़ों के बीच में, तो उस टाइम पे हम उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हम वापस बैलेंस वाली स्टेट पे आ सकें। ठीक है? तो ये अपनी पहली थ्योरी होगी। चलो, अब चलते हैं अपनी दूसरी थ्योरी पे, फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी किसने दी थी? डैनियल कैट्स ने जो है ये थ्योरी दी थी, फंक्शनल थ्योरी। ये थ्योरी क्या बोलती थी ना कि ना कुछ हमारी ना नीड्स होती हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे कुछ फंक्शंस होते हैं जिसे हमें पूरा करना होता है, तो वो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम कोई ना कोई टाइप का एटीट्यूड फॉर्म करें या फिर अपने एटीट्यूड को क्या करें, चेंज करें। तो उन फंक्शंस को पूरा करने के लिए, उन फंक्शंस को ये कह लो कि परफॉर्म करने के लिए, या फिर अपनी जो नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए हम कुछ ना कुछ एटीट्यूड होल्ड करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। समटाइम्स हमें चेंज करना पड़े तो हम चेंज भी करते हैं उस एटीट्यूड को। तो उन्होंने एटीट्यूड फॉर्मेशन या थ्योरी सॉरी एटीट्यूड फॉर्मेशन की या फिर एटीट्यूड चेंज की ये फंक्शनल थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने 4 टाइप के फंक्शंस बताए थे। वन बाय वन करेंगे इसमें, ये ना 4 फंक्शंस ही इंपॉर्टेंट है, बस इसको ध्यान रखना आप, ठीक है? सबसे जो पहला फंक्शन आएगा वो आता है यूटिलिटेरियन फंक्शन। ये फंक्शन क्या बोलता है ना, सिंपल सी इसमें एक चीज़ होती है कि अगर हमें किसी भी चीज़ से रिवॉर्ड मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, तारीफ़ मिल रही है, हमने कोई काम किया या हम किसी प्लेस पे गए हैं, वहाँ पे हमारी सारी तारीफ़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड वहाँ पे डेवलप कर लेंगे, है ना? उस चीज़ को पॉजिटिवली देखेंगे और उसे हम चेंज भी नहीं करना चाहेंगे, हम मैक्सिमम करना चाहेंगे, इवन हम उसे इंक्रीज़ करना चाहेंगे। हम रिवॉर्ड अगर हमें कहीं पे मिल रहा है तो हम उसे मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं। और अगर हमें किसी चीज़ को लेकर के पनिशमेंट मिल रही है या फिर हमें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, हमारे अगेंस्ट बोला जा रहा है, या हम कहीं पे गए हैं, कहीं ऑफिस में गए हैं, किसी भी प्लेस पे गए हैं, वहाँ पे हमारी जो है वो
तारीफ़ नहीं हो रही बल्कि उल्टा हमारे अगेंस्ट में बोला जा रहा है, तो फिर वहाँ पे उस चीज़ से या तो हम दूर रहेंगे, है ना? उस चीज़ से हम दूर रहेंगे, उसके लिए हो सकता है हम एक नेगेटिव एटीट्यूड भी डेवलप कर रहे हैं और उसको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। 2 ही तरीके होंगे, या तो हम उससे दूर ही चले जाएँगे, वापस उस जगह पे नहीं जाएँगे या वापस वो काम नहीं करेंगे, है ना? ताकि हमें वापस से पनिशमेंट ना मिले और हम यहाँ पे अपना एटीट्यूड उसके लिए ऐसा बना लेंगे कि हाँ, भी हमें ये काम वापस नहीं करना है। उसके लिए नेगेटिव एटीट्यूड हमारा डेवलप हो जाएगा। या फिर हम उस चीज़ से दूर रहेंगे या फिर हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो बस कैसे भी करेंगे, बस बेसिकली ये थ्योरी ये बोलती है कि रिवॉर्ड जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड होगा जिसको मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश की जाती है, और जहाँ पे पनिशमेंट या क्रिटिसिज्म मिल रहा है तो वहाँ पे हम एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं और ट्राई करते हैं कि उस पनिशमेंट को हम मिनिमम करें, मिनिमम से मिनिमम, कम से कम करें, ठीक है। उसके बाद जो आता है सेकंड आता है फंक्शन ईगो डिफेंसिव फंक्शन। ये नाम से ही पता लग रहा है ईगो डिफेंसिव फंक्शन ना, कई बार क्या होता है ना, कोई चीज़ हमारी इमेज पे आ जाती है या फिर हमारी ईगो पे आ जाती है। हमारा नॉर्मली एटीट्यूड जो होता है वो कुछ और होता है, बट समटाइम्स हमारे साथ कोई ऐसी सिचुएशन होती है या ऐसी कोई चीज़ होती है जिसकी वजह से वो हमारी चीज़ जो है वो ईगो पे आने लगती है या हमारी इमेज पे आने लगती है, हमारी सेल्फ इस्टीम पे आने लगती है। सो इन दैट केस हम उसे चेंज करने की, उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो हमारी इमेज को बचाने के लिए, हमारी ईगो को बचाने के लिए उस टाइम पे हम जो एटीट्यूड शो करते हैं ना, उस टाइम पे हम जो एटीट्यूड चेंज करते हैं अपना, तो वो ये फंक्शन बोलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक सीनियर मैनेजर है, उसको ना लगातार बार बार जो है वो एक सबॉर्डिनेट चैलेंज किए जा रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है वो अपनी ईगो पे ले गई, है ना। एक सीनियर है, उसने कोई डिसीजन लिया है, वो डिसीजन जो है वो सबॉर्डिनेट को सही नहीं लग रहा, गलत लग रहा है, और वो बार बार उसे पॉइंट आउट कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, तो उसका ईगो हर्ट हो गया जो सीनियर मैनेजर था। और अपनी उस ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करेगा, जो है वो अपना एटीट्यूड है वहाँ पे वो चेंज कर लेगा। हो सकता है उसका पहले एटीट्यूड कुछ और हो, बट अभी वो एटीट्यूड अपनी ईगो को बचाने के लिए कुछ और कर लेगा। मोस्टली यहाँ पे नेगेटिव एटीट्यूड भी किया जाता है, और मोस्टली जो है यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होता है क्योंकि जब हम अपनी ईगो को सेव करने की कोशिश करते हैं। सेकेंडली जो है, हम नॉर्मली यहाँ पे क्या करते हैं, अपने डिसीजंस या अपने फेलियर्स के लिए दूसरों को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि हम पे कुछ ना आए, ये तो उसकी गलती थी या तो उसकी गलती थी, उसकी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया, है ना। जब अपने ऊपर आती है या अपने कोई ईगो हर्ट होती है तो आप दूसरों को ब्लेम करना चालू कर देते हैं। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। लाइक एक बच्चा है जो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, तो गलती किसकी? उसकी, है ना, कि उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। बट वो फ़ेल हो गया, यहाँ पे उसका ईगो हर्ट हो गया कि हाँ भी मेरी इमेज ख़राब होगी, सब मेरे को क्या कहेंगे, है ना, मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी। तो वहाँ पे ना अपनी ईगो को प्लस अपनी इमेज को बचाने के लिए उसने दूसरों के ऊपर ब्लेम डालना स्टार्ट कर दिया। जब भी उसे कोई रिश्तेदार पूछता, "हो गया तेरा पेपर क्लियर?" तो वो बोलता, "नहीं हुआ।" तो वहाँ पे फिर वो क्या करेगा, दूसरों पे ब्लेम डालेगा, हाँ भी टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, है ना, सिस्टम ही ख़राब था, कॉलेज ही बेकार था, ये वो, मतलब वो दूसरों पे ब्लेम डालना स्टार्ट कर देगा। तो वहाँ पे जो अपना एटीट्यूड चेंज होता है ना या फ़ॉर्म होता है, तो वो इस फंक्शन की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड फंक्शन क्या बोलता है, मतलब यहाँ पे इन्होंने जो बताया है वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। समटाइम्स क्या होता है कि ना हमारी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होते हैं, ऑब्वियसली सी बात है, हमारी लाइफ में हर एक इंसान की, हर एक पर्सन की, इंडिविजुअल की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं लाइफ को लेकर के। अगर कोई चीज़ उन वैल्यूज़ के फेवर में है तो हम उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं। अगर हमारी वैल्यूज़ के अगेंस्ट में कोई चीज़ जा रही है तो हम उसके लिए नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड अगर कुछ फेवर में हो रहा है, नेगेटिव एटीट्यूड अगर वो हमारी वैल्यूज़ के अगेंस्ट में चीज़ जा रही है ना। तो यहाँ पे जो है वो एटीट्यूड फॉर्म होता है जब अपनी वैल्यूज़ के बेसिस पे, तो ये इस फंक्शन को सर्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें सच्चाई पसंद है, ऑनेस्टी पसंद है, और हमारे सामने ना कोई बार बार झूठ बोली जा रहा है, और या फिर डबल फेस्ड पर्सन है, मुंह पे हमारे कुछ और है, पीठ पीछे हमारे कुछ और है ना, या हमें पता लग गया वो तो पीठ पीछे जाके मतलब ऐसा कुछ हमारा लिए नेगेटिव बोलता है, मेरे मुंह पे जो है वो झूठ बोल रहा है, तो वहाँ पे हम उसके लिए नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेंगे, राइट, है ना, क्योंकि हमें ऑनेस्टी पसंद है, हमारी वैल्यूज़ के अगेंस्ट वो चीज़ जा रही है। या फिर इसमें मैंने एक और एग्जाम्पल मेंशन किया है कि ना हमारी लाइफ को लेके अगर मान लो वैल्यूज़ हैं कि हाँ भी हमें तो आज़ादी पसंद है, मेरे को फ्रीडम पसंद है, तो आप ना मजबूरी में सही या कैसे भी सही कुछ टाइम के लिए तो अच्छे से खुश होके करोगे, 9 टू फिक्स 5 जो फिक्स्ड ड्यूरेशन वाली जॉब होती है,
बट एक पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, आप फ्रस्ट्रेट रहने लगोगे कि हाँ भी मेरे को फ्रीडम पसंद है, रोज़ सुबह उठना, 9 बजे एक फिक्स्ड टाइम पे पहुंचना, किसी के अंडर काम करना है, देन 5 बजते ही हमारा जो है वो घर पे आना है ना, एक फिक्स्ड एक ड्यूरेशन वाली जॉब से आप फ्रस्ट्रेट होने लग जाओगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रीडम पसंद करते हो, वो आपकी जो मेन वैल्यू है लाइफ को लेकर के वो है। तो वहाँ पे 9 to 5 वाली जॉब बुरी नहीं है, बट आपका स्टिल उसके लिए नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी वैल्यूज़ के अगेंस्ट है ना। समझ आया? तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद आता है फोर्थ, दैट इज़ नॉलेज फंक्शन। नॉलेज फंक्शन क्या होता है, जब हमारी नॉलेज या हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपना एटीट्यूड फॉर्म होता है या फिर एटीट्यूड चेंज होता है, तो वो इस फंक्शन को सर्व करता है। ये ना अपना जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है उसको भी सिंप्लीफाई कर देता है। कैसे कर देता है, एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे यहाँ पे मान लो कोई आपके सामने एक अच्छा प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक भी है, अच्छा भी है, गुड भी है, प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, और आपका उसके लिए अच्छी नॉलेज, अच्छी इन द सेंस ट्रू नॉलेज भी है, सही नॉलेज है आपा को कि हाँ भी ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसके इंग्रेडिएंट भी अच्छे हैं, यूज़फुल भी है, इफेक्टिव भी है, सारा कुछ है, बढ़िया है। देन उसके लिए क्या करेंगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेंगे, राइट। उसको आप परचेज भी करेंगे उस प्रोडक्ट को, है ना, माउथ पब्लिसिटी भी अच्छी करेंगे, उसको 2 जनों को 4 जनों को बताएंगे भी कि हाँ भी ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया अच्छा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, नॉलेज फंक्शन यानी कि अगर इसका ऑपोजिट लेके चलो यहाँ पे, कि एक जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है, ऑर्गेनिक है, बट अपनी नॉलेज उसके लिए अच्छी नहीं है, सही नहीं है। अपने को कहीं से नॉलेज मिली है, किसी ने उड़ती उड़ती खबर फैलाई है कि हाँ भी ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, एक्चुअल में वो प्रोडक्ट अच्छा है, स्टिल हम उसके लिए नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेंगे। तो जब हमारा जो है वो एटीट्यूड चेंज होता है या फिर एटीट्यूड फॉर्म होता है हमारी नॉलेज, हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो वहाँ पे जो है फॉर्मेशन होता है एटीट्यूड का, वो नॉलेज फंक्शन के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो ये अपनी थियरी सेकंड वाली भी कंप्लीट होगी। उसके बाद अपनी थर्ड थियरी आती है। आई होप ये क्लियर होगी बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे 4 फंक्शंस मेनली सर्व करते हैं आप। यूटिलिटेरियन, जिसमें रिवॉर्ड पनिशमेंट आता है, ईगो डिफेंसिव, ईगो को बचाने के लिए, वैल्यू एक्सप्रेसिव, वैल्यूज़ के बेसिस पे जो होता है, नॉलेज फंक्शन, अपनी नॉलेज के बेसिस पे जो फॉर्म होता है एटीट्यूड। इसमें मैंने हर टाइप के एग्जांपल लेने की कोशिश की है, थोड़े पर्सनल भी, लाइफ को लेकर के भी, और यहाँ पे जैसे मैंने एक एक मार्केट या एक कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्रोडक्ट, एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको सारे अच्छे से समझ आ जाए। चलो अभी चलते हैं थर्ड थ्योरी के ऊपर, दैट इज सोशल जजमेंट थ्योरी। सोशल जजमेंट थ्योरी दी किसने थी, कैरोलिन शेरिफ, मुजफ्फर शेरिफ एंड कार्ल होवलैंड ने ये थ्योरी दी थी। ये थ्योरी क्या बोलती है ना, इसमें मैं आपको पहले एग्जांपल समझाऊंगी, उसके बाद ये थ्योरी समझाऊंगी। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, तो थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए ये कैसे कैसे वर्ड्स आ गए, है ना। तो चलो एग्जाम्पल पे चलते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास स्कूटर है, आपको एक नई कार चाहिए। एक दिन ना आपको एक मैसेज मिलता है कि हाँ भी आपको कार फ्री में मिलेगी, आप ये गेम खेलो और आपको एक ये कार फ्री में मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करंट फ़िलहाल में जो चल रहा है एटीट्यूड, या एक इनिशियल एटीट्यूड जो है आपका कार को लेकर के, वो क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं है। क्योंकि आपकी करंट पोजीशन क्या है कि एक्चुअल में आपको कार चाहिए, आपके पास स्कूटर है, आप सोच ही रहे हो कि हाँ भी मुझे कार लेनी है, मुझे कार लेनी है, मुझे कार चाहिए। तो इनिशियल एटीट्यूड क्या हुआ, अच्छा हुआ, पॉजिटिव हुआ। इसी वजह से उसी टाइम पे आपने एक मैसेज रिसीव किया कि भी कार ले लो फ्री में, है ना। तो अब इमीडिएटली उस पर रिएक्ट करोगे। क्यों रिएक्ट करोगे, क्योंकि इनिशियल एटीट्यूड पॉजिटिव था, करंट एटीट्यूड पॉजिटिव था। डन, यहाँ तक समझ आया। अभी ये तो हो गया, एक तो हो गया इनिशियल एटीट्यूड, जिसके बेसिस पे आपने रिएक्ट किया, जिसके बेसिस पे आपने फ्यूचर का, वो एक रेफरेंस की तरह एक्ट करेगा आपका इनिशियल एटीट्यूड, और उससे इनिशियल एटीट्यूड के बेसिस पे आप फ्यूचर के लिए जजमेंट बनाओगे या फ्यूचर में जो है वो रिएक्ट करोगे। इस इनिशियल एटीट्यूड को क्या बोलते हैं, एंकर बोलते हैं, या हमारी जो करंट पोजिशन है ये भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एंकर। अभी एक तो हो गया ये बेसिस, एक दूसरी चीज़ आती है अपनी ईगो कितनी इन्वॉल्व है उस चीज़ के अंदर। अभी यहाँ पे ना आप 3 चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहला तो जैसे ही आपने मैसेज रिसीव किया, उसमें आप ये चीज़ देखोगे कि हाँ भी मैं उस मैसेज को ना एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मैं उस मैसेज को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मैं अपनी हाँ भेज देता हूँ, मैं अपनी येस भेज देता हूँ, अपनी एक्सेप्टेंस भेज देता हूँ, क्योंकि मेरी ईगो इन्वॉल्व यहाँ पे क्या है, कम है, ईगो इन्वॉल्वमेंट भी कम है। सामने वाले पर्सन की कन्विंसिंग पावर भी अच्छी है, वो अपने को कन्विंस कर पा रहा है कि हाँ भी ये कार ले लो, फ्री में ले लो, ऐसा करके वो अपने को कन्विंस भी अच्छा कर पा रहा है। अपनी ईगो इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है इसमें कोई खास, और अपना जो इनिशियल एटीट्यूड, जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया, जो करंट पोजीशन होती है, इनिशियल एटीट्यूड होता है, वो भी अपना पॉजिटिव है। तो तीनों चीज़ों के बेसिस पे आपने क्या किया, अपनी इस मैसेज को लेकर के आपने अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी, आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है,
अभी आता है सेकंड चीज़ में क्या होगा, सेकंड जो मतलब एक जजमेंट हो सकता है या सेकंड जो सिचुएशन हो सकता है या आपका एटीट्यूड हो सकता है, अगर आपका ईगो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, अगर आपका ईगो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, मैं घटिया इंसान हूँ, मैंने फ्री में कार ले ली, मैंने उसके लिए पे ही नहीं किया, है ना? तो मतलब एक होता है ना कि हाँ भी अपनी जो एक ईगो इन्वॉल्वमेंट अगर अपनी ज़्यादा आ जाती है या फिर सामने वाले बंदे की कन्विंसिंग पावर इतनी अच्छी नहीं है, सो इन दैट केस आपका क्या कर देंगे, उस मैसेज को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है? उसके अलावा जो है हो सकता है एक ऐसी सिचुएशन भी आए आप उसको इग्नोर ही कर दें या आप डिसीजन ना ले सकेंगे क्या करना है, एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। सो ये भी एक सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है कि हम इन बिटवीन भी हो सकते हैं, ना तो हम एक्सेप्ट करेंगे ना ही हम रिजेक्ट करेंगे। तो ये तीनों चारों चीज़ें ही ये थ्योरी बोलती है, सोशल जजमेंट थ्योरी। अब मैं आपको थ्योरी समझाती हूँ तो आपको एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है? अभी सबसे पहले तो सोशल जजमेंट थ्योरी है, जैसे मैंने आपको बताया, एक इशू या कोई भी एक सिचुएशन है, कोई भी आपके सामने मैसेज है, किसी बंदे ने आके आपको कोई मैसेज कम्युनिकेट किया है या कोई सिचुएशन आपके सामने आई है, उसको लेकर के आपका प्रेजेंट एटीट्यूड, करंट पोजीशन या फिर इनिशियल एटीट्यूड जिसको हम बोलते हैं, सबसे पहला एटीट्यूड, उसको हम क्या बोलते हैं, एंकर बोलेंगे, ठीक है? ये जो इनिशियल एटीट्यूड है ये एज अ रेफरेंस एक्ट करता है फ्यूचर जजमेंट के लिए कि अपना प्रेजेंट एटीट्यूड क्या है, उसके बेसिस पे तो आप फ्यूचर करोगे ना। अगर प्रेजेंट में हमने को कार चाहिए ही नहीं होगी, अपने पास ऑलरेडी बहुत बढ़िया कार होगी, हमने अभी अभी खरीदी है, तो हम रिएक्ट ही नहीं करेंगे उस इन्फॉर्मेशन पे, उस स्टिमुलाई पे हम रिएक्ट ही नहीं करेंगे, है ना? तो यहाँ पे जो होता है वो इनिशियल एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है अपना फ्यूचर जजमेंट क्या होगा या फ्यूचर एटीट्यूड क्या होगा, ठीक है? उसके अलावा थर्ड चीज़ आ जाती है अपनी ईगो इन्वॉल्वमेंट। वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा हमारा एटीट्यूड होगा या जैसी हमारी जजमेंट होंगी, उसके अंदर जो है अपना ईगो इन्वॉल्वमेंट कितना है, उसके बेसिस पे भी हम जजमेंट करते हैं या उसके बेसिस पे भी हम एटीट्यूड फॉर्म करते हैं। तो ईगो इन्वॉल्वमेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस थ्योरी में ना बेसिकली तीन चीज़ें दी हैं, तीन टाइप के लैटिट्यूड दिए गए हैं, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। लैटिट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस, जैसे मैंने आपको बताया, वो चीज़ें जिसको हम मतलब सही समझते हैं, जिस पे हम अग्री करते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग भी ठीक है, आपके अकॉर्डिंग भी ठीक है, हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, अग्री कर रहे हैं उस चीज़ पे, है ना? और अगर हम उस चीज़ पे अग्री नहीं कर रहे हैं, हमें अच्छी नहीं लग रही है, तो वो हमें ऑब्जेक्शनेबल लग रही है, ठीक नहीं लग रही है, तो हम उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और एक सिचुएशन आती है जिसको जो ऐसे ओपिनियन जिसको लेके हम इनडिफरेंट होते हैं, ना तो एक्सेप्ट करते हैं ना रिजेक्ट करते हैं, वो बीच का लैटिट्यूड होता है, दैट इज लैटिट्यूड ऑफ नॉन कमिटमेंट। नॉन कमिटमेंट मतलब हमने यहाँ पे कुछ भी कमिटमेंट नहीं किया, ना तो एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया, कुछ ही नहीं बोला, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड ऑफ नॉन कमिटमेंट। तो तीन चीज़ें होती हैं, एक तो इसमें अपना इनिशियल एटीट्यूड जिसको हम एंकर बोलते हैं, दूसरा अपनी ईगो इन्वॉल्वमेंट। इन दोनों के बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक जजमेंट देंगे जो लैटिट्यूड की फॉर्म में जिसको इस थ्योरी में बताया गया है, वो एक्सेप्टेंस भी हो सकता है, रिजेक्शन भी हो सकता है और नॉन कमिटमेंट भी हो सकता है, ठीक है? ये थ्योरी ये बोलती है। उसके अलावा इस थ्योरी का नाम पे अगर हम जाएँ तो सोसाइटी, सोशल यानी कि सोसाइटी एक तरीके से होगी, है ना? सोसाइटी में हमारे सामने कोई सिचुएशन या कोई इशू या कोई मैसेज आ रहा है, उसके ऊपर हम क्या देते हैं, अपनी जजमेंट देते हैं या अपना एक एटीट्यूड जो होता है वो फॉर्म करते हैं और इनिशियल एटीट्यूड के बेसिस पे करते हैं। यहाँ पे जो एटीट्यूड है वो चेंज होगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो अपनी ईगो इन्वॉल्वमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, एक सामने वाले की कन्विंसिंग पावर कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके अलावा जो होता है, अगर अगर सामने वाले की कन्विंसिंग पावर अच्छी है, अपना ईगो इन्वॉल्वमेंट कम है उस चीज़ के अंदर, तो हो सकता है यहाँ पे अपना जो एटीट्यूड है वो आप चेंज भी कर दें, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि अपना एटीट्यूड वैसा ही रहेगा। यहाँ पे मान लो एक कार है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो हो सकता है हम जो एट फर्स्ट हम उसे रिजेक्ट कर दें, है ना? एट फर्स्ट हम उसे रिजेक्ट कर दें, पर वो सामने वाली कंपनी हमारे पास आती है, हमें कन्विंस कर लेती है और हमारा ईगो इन्वॉल्वमेंट भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, वो भी कन्विंस कर लेते हैं, तो हमारी जो ना है वो भी हमारी हाँ में चेंज हो सकती है, हमारा रिजेक्शन यहाँ पे एक्सेप्टेंस में चेंज हो सकता है। सो यहाँ पे चेंज ऑफ एटीट्यूड जो होता है वो चांसेस रहते हैं उसके ज़्यादा, अगर ईगो इन्वॉल्वमेंट कम होता है। इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हो आप, अगर ईगो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा तो यहाँ पे चेंज जो है एटीट्यूड में चांसेस कम रहते हैं, ठीक है? तो ये हो गई अपनी थर्ड थ्योरी भी कंप्लीट। उसके बाद आते हैं अपनी फोर्थ थ्योरी पे, दैट इज सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। अगर आपको एग्जाम में, जैसे ना यहाँ पे ना कहीं कहीं पे मेंशन था, नॉर्मली हर जगह पे मेंशन है, तीन ही थ्योरीज होती हैं जो एटीट्यूड है उसकी, बट कहीं कहीं पे फोर्थ थ्योरी को भी मेंशन किया गया, दैट्स वाई मैंने इसमें मेंशन कर दिया है, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, टॉप थ्री जो है वो थ्योरीज वही रहेंगी, ठीक है? डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में ऑप्शंस में क्या पूछा जाता है। आप ऑप्शन देखना, अगर आपको ये चारों ऑप्शन है तो ये चारों की चारों थ्योरीज हैं। अगर आपको कुछ ऐसा ऑप्शन में दिया जाता है जिनमें वो तीन थ्योरीज
थियरीज तो हैं, पर एक चौथी थियरी कुछ और ही है, तो आप उन तीनों को ही प्रेफरेंस दोगे। ठीक है, ये मेरा पॉइंट एक ध्यान में रखना। वैसे ओवरऑल इसकी 4 थियरीज इसमें दी गई हैं, तो मैंने यहाँ पे चारों के चारों मेंशन किए हैं। इसका भी मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। जो सेल्फ परसेप्शन थ्योरी है, इसका मैंने तभी शॉर्ट में यहाँ पे मेंशन किया है। इसमें बस इतनी सी चीज़ होती है कि हम खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारी खुद को लेकर के क्या परसेप्शन है, हमारा जो खुद की चीज़ें हैं उसको लेके हम क्या सोचते हैं, उसको कैसे हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसका कैसे हम मीनिंग निकाल रहे हैं, उसको कैसे हम परसीव कर रहे हैं, उसके बेसिस पे ही हम दूसरों को परसीव करेंगे, है ना। आपका जो है हमारा खुद को लेकर के क्या इंटरप्रिटेशन है, उसके बेसिस पे ही हम दूसरों को लेके एटीट्यूड जो है वो फॉर्म करते हैं। जैसा हम खुद के लिए सोचेंगे वैसा ही हम दूसरों के लिए भी एटीट्यूड फॉर्म करेंगे। बस मेन इसमें इतनी ही चीज़ बोली गई है। ठीक है, ये अभी और पॉइंट्स भी करवाती हूँ, जाना मत, वीडियो को बंद मत करना। ये अपनी हो गई चारों की चारों थ्योरीज। पहली थ्योरी कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी, जिसमें मेनली कंसिस्टेंसी की बात की गई है। फंक्शनल थ्योरी, फंक्शनल थ्योरी में 4 फंक्शंस दिए गए हैं। सोशल जजमेंट थ्योरी, जिसमें इनिशियल, एटीट्यूड एंड लैटिट्यूड की भी बात की गई है, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शंस की और ईगो इन्वॉल्वमेंट की बात की गई है। और चौथी थ्योरी सेल्फ परसेप्शन, यानी कि हम खुद को कैसे परसीव कर रहे हैं वैसा ही हमारा एटीट्यूड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 थ्योरीज हैं। इस पहली वाली के अंदर फर्दर 4 आ जाएंगी, ये भी हमने कवर अप कर ली है। उसके बाद कुछ एक ना ऐसे ना बेसिक पॉइंट्स आते हैं, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं बिकॉज़ ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। जब हमारा एटीट्यूड चेंज होता है या फिर हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है, तो उसको बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो कुछ ऐसे कॉमन, ये तो होगी थियरीज जो पर्टिकुलरली फॉर्म की गई है एटीट्यूड चेंज से रिलेटेड या एटीट्यूड फॉर्मेशन से रिलेटेड। ये कुछ जो अभी मैं करवा रही हूँ, ये कुछ ऐसे कॉमन या बेसिक पॉइंट्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे एटीट्यूड चेंज में या एटीट्यूड फॉर्मेशन के अंदर। ये हम जल्दी से कर लेंगे, आपको शॉर्ट में करवा देती हूँ। ये कुछ कॉमन, बेसिक और इजी से पॉइंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है सिंपल सा है, अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है उससे हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल, अभी जो एक इंडिविजुअल था, अपन ने ना एक न्यू जॉब ज्वाइन की है, अपने फ्रेंड ने अपने को रिकमेंड की तो ज्वाइन कर ले, जॉब बहुत बढ़िया है, अपन ने ज्वाइन कर ली, एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपना डेवलप हो गया यहाँ पे। पर जब आपने ने ज्वाइन की तो अपन ने देखा कि वहाँ के वर्कर्स इतने अच्छे नहीं हैं, मतलब जो को वर्कर्स होते हैं, सुपरवाइज़र भी अच्छे नहीं हैं, कोऑपरेटिव नहीं है, काम भी बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा वर्कलोड है। तो वहाँ पे अपना जो एक्चुअल में एक्सपीरियंस रहा, जो डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, वो क्या रहा, नेगेटिव रहा, है ना। तो यहाँ पे जब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अपने को गाइड करता है, जैसा अपना एक्सपीरियंस होगा, नेगेटिव एक्सपीरियंस होगा तो नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्म हो जाएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्म होगा जब अपना पॉजिटिव एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड पहले बना था वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अपना खुद का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, अपनी नॉलेज, अपनी एजुकेशन, अपनी लर्निंग के ऊपर भी बेस्ड होता है कि हाँ भी अपना एटीट्यूड कैसा होगा। ऑब्वियसली अगर हमें सिखाया गया बचपन से कि डाउन टू अर्थ रहना है, कैसे मर्जी आप किसी मर्जी पोजीशन पे पहुंच जाओ या कितना मर्जी आप पैसा कमा लो, तो भी आपको डाउन टू अर्थ रहना है ना। तो वहाँ पे हम डाउन टू अर्थ रहेंगे। तो ये जो हमारा एटीट्यूड फॉर्म हुआ है, ये किसकी बदौलत हुआ है, हमारी लर्निंग के अकॉर्डिंग, है ना। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी लर्निंग, नॉलेज जो होती है वो हमारी लाइफ में आती है, हमारी एजुकेशन हमारी लाइफ में आती है, तो वैसे वैसे हमारा एटीट्यूड जो होता है वो फॉर्म होता रहता है और चेंज भी होता रहता है। उसके अलावा एसोसिएशन, ये मैं आपको ना एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ पहले। अभी जैसे ना एक आप मान लो एक मैनेजर हो किसी कंपनी के, ठीक है, या फिर सुपरवाइज़र हो, और ना आप को ना एक पर्सन पसंद नहीं है, जो ओल्ड वर्कर है ना वो आपको पसंद नहीं है, उसके लिए आपका जो है वो नेगेटिव एटीट्यूड है। अभी ना आज एक नए पर्सन ने और ज्वाइन किया उसी कंपनी को, एक न्यू वर्कर ने ज्वाइन किया, तो जो न्यू वर्कर था ना उसकी बॉन्डिंग उस ओल्ड वर्कर के साथ अच्छी हो गई। तो यहाँ पे जो एज अ मैनेजर आपका ओल्ड वर्कर के लिए एक अच्छा एटीट्यूड नहीं था, नेगेटिव एटीट्यूड था, वो आपकी आंखों में ना खटकता सा था। अब जो न्यू पर्सन आया वो कितना ही अच्छा हो, कितना ही बढ़िया काम हो, बट क्योंकि उसकी बॉन्डिंग उस ओल्ड वर्कर के साथ होगी जिसके लिए आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, तो कहीं ना वो न्यू वर्कर के लिए भी आप नेगेटिव एटीट्यूड बना लोगे। होता है ना ऐसा, कई कई बार होता है अपने साथ कि अपने को जो है वो नहीं पसंद होता, उसके साथ जितने भी जने रहते हैं ना आप उनको भी पसंद नहीं करते ऑटोमेटिकली, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, डजेंट मैटर, है ना। तो वही चीज़ इसमें होती है कि जब जब एटीट्यूड जो होता है ना ट्रांसफ़र हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि ओल्ड और न्यू ऑब्जेक्ट के बीच में एसोसिएशन होता है, यानी कि एक रिलेशनशिप होता है या एक कनेक्शन होता है। उस वजह से अभी यहाँ पे एटीट्यूड किसका था, ओल्ड वाले का,
है ना। ट्रांसफ़र किस में होगा, धक्के से, न्यू वाले में। वो बेचारा बोल रहा है मैंने क्या बिगाड़ा तेरा, है ना। तो यहाँ पे न्यू वाले पर्सन में अब ऑटोमेटिकली एटीट्यूड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम एटीट्यूड फॉर्म करते हैं या अपना चेंज करते हैं, किस बेसिस पे कि एक पर्सन दूसरे से किससे रिलेट करता है, किस पर्सन से रिलेट करता है और उसके लिए हमारा क्या एटीट्यूड है, उस बेसिस पे दूसरे पर्सन के लिए भी वो एटीट्यूड बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है लर्निंग एटीट्यूड बाय बीइंग रिवॉर्डेड और पनिशमेंट। सिंपल सी चीज़ है इसमें कि अगर अपने को कहीं रिवॉर्ड किया जा रहा है तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड ऑब्वियसली अपना जो है वो आप डेवलप करेंगे और उसे आप चेंज भी नहीं करना चाहेंगे। और अगर किसी चीज़ को लेकर के हमें पनिशमेंट मिल रही है तो वहाँ पे अपना हम चेंज करना चाहेंगे उस एटीट्यूड को, वहाँ पे अपना एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा और हम उसे चेंज करना चाहेंगे। ठीक है। उसके अलावा जो है कल्चर डिपेंड करता है, कल्चर के ऊपर भी हमारा एटीट्यूड, जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, बचपन से रहते हैं, आस पड़ोस होते हैं, सारे के सारे अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं ना। ज़रूरी तो नहीं अपनी सोसाइटी में सारे एक ही कास्ट के हों, एक ही कल्चर के हों, सभी अलग अलग कल्चर हो सकता है, कुछ नॉर्थ के हों, कुछ साउथ के हों, ऐसा भी पॉसिबल है ना। तो सभी का जो मिक्सचर है वो अपने अंदर आ जाता है, क्योंकि आप बचपन से वहीं पले बड़े होते हैं, वहीं खेलते कूदते बड़े होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा एटीट्यूड जो है वो सबका थोड़ा थोड़ा अपने अंदर आ जाता है। तो वहाँ से भी अपना एटीट्यूड जो होता है वो फॉर्म होता है। उसके अलावा जो है अपनी फैमिली जिसमें हम पले बड़े होते हैं, अपने टीचर्स, अपने अपने फ्रेंड्स हो गए, यहाँ पे वो भी हमारी हेल्प करते हैं शेप अप करने में। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपा जो है अपने घर में है, अपने फादर जो है वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो अपने को चाहे कहा जाए चाहे ना कहा जाए, अपना ना बचपन से एक वैसा एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा कि मेरे जो है हमारे फादर हैं या हमारी फैमिली है वो सपोर्ट कर रही है तो हम भी ऑटोमेटिकली करने लग जाते हैं, है ना। कई कई बार ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसा फैमिली का एटीट्यूड होता है वैसे ही हमारा भी बन जाता है, वो भी हमें अफेक्ट करते हैं। या फिर जो होगा, एक और एग्जाम्पल है कि अगर हम देख रहे हैं, स्टार्टिंग से बचपन से देख रहे हैं कि हमारी जो फैमिली है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहती है, तो कहीं ना कहीं हम भी पॉजिटिव बन जाएंगे। अगर हमारी फैमिली ऐसी है कि हर छोटी छोटी चीज़ में घबरा जाती है, तो हम भी थोड़ा थोड़ा उनसे सीख के घबराने लग जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है, अफेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन से ऑब्वियसली हमारा एटीट्यूड जो होता है वो चेंज होता है, डेवलप होता है। अभी एडवर्टाइजिंग है, मान लो आप किसी प्रोडक्ट को नहीं पसंद करते हो बट उसकी इतनी ना भर भर के एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें बताई जा रही हैं, तो उस एडवर्टाइजिंग मैसेज के थ्रू जो आपका जो एटीट्यूड है वो ऑल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है ना, किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो जो कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन या इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बेसिस पे भी कई कई बार आपका एटीट्यूड जो होता है वो चेंज हो जाता है। उसके अलावा जो आएगा मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब यहाँ पे मॉडलिंग वो दूसरे वाला मॉडलिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मतलब जब आप कॉपी करते हैं दूसरों को, नॉर्मली कॉपी के चांसेस कब ज़्यादा रहते हैं, जब हम देखते हैं कि सामने वाला बंदा अच्छा कर रहा है टफ सिचुएशन में, पॉजिटिव एटीट्यूड है, टफ सिचुएशन में उसको ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि हम लर्न करेंगे। कोई सामने अपने पर्सन है, उसके सामने कोई अच्छी सिचुएशन नहीं आई है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो स्कूल में है, कॉलेज में है या जॉब पे है, कहीं पे भी हैं हम, अगर सामने वाला पर्सन एक अच्छी सिचुएशन नहीं है, स्टिल वो पॉजिटिव रह रहा है, तो हम ऑब्वियसली सी बात है उससे सीखेंगे कुछ ना कुछ, है ना। तो जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और टफ सिचुएशन के अंदर, तो वो उसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उसको हम कॉपी करेंगे। उसके अलावा जो आता है नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अपना ऑक्यूपेशन क्या है, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वो भी हमें अफेक्ट करती है हमारे एटीट्यूड को डेवलप करने में और चेंज करने में। अभी जैसे कई बार होता है कि हमने बचपन से ही तंगी देखी है, फाइनेंशियल हमारे पास इतना पैसा नहीं है ना, तो हमें हर चीज़ की वैल्यू भी पता है, हमारा एटीट्यूड भी वैसे ही फॉर्म हो जाता है। या फिर समटाइम्स ऑक्यूपेशन से भी रिलेटेड हो जाता है, अगर अपनी फैमिली, नॉट इन एवरी केस, हर केस में नहीं होता है बट कई कई बार मोस्टली केसेस में ऐसा देखा जाता है कि अगर हमारी सारी फैमिली सर्विस क्लास है, प्रोफेशनल क्लास है, तो वहाँ उनके जो बच्चे होते हैं थोड़े कंजर्व रहते हैं, और जो बिजनेस क्लास की फैमिली होती है उसके थोड़े इतने ज़्यादा कंजर्व नहीं रहते हैं, थोड़े खुले रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नॉट इन एवरी केस बट काफ़ी केसेस में देखने को मिलता है। तो हमारा ऑक्यूपेशन से भी हमारा एटीट्यूड डेवलप होता है। उसके अलावा हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी जो है वो भी हमारे जो एटीट्यूड है उसको चेंज करने में या फिर उसको जो है वो फॉर्म करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है। उसके बाद जो है ये सारे के सारे कुछ बेसिक पॉइंट थे, कुछ कॉमन पॉइंट ऐसे जो हमारे एटीट्यूड को फॉर्म करने में, चेंज करने में हेल्प करते हैं, अफेक्ट करते हैं ऑब्वियसली। तो इसे हम फैक्टर्स भी बोल सकते हैं एटीट्यूड के। ठीक है।
उसके अलावा जो बेसिक इसके फॉर्मेशन से रिलेटेड जो थियरीज़ दी गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, वो भी हमने सारी कवर अप कर ली है वन बाय वन। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा लगा हो लेक्चर, सब कुछ अच्छे से समझ आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।